का एक लड़का है। वह अस्पताल के मॉर्ग मृत शवागार में पोस्टमार्टम के लिए शवों को इकट्ठा करता है। अब तक पाओ ये काम अच्छे से कर रहा था, लेकिन आज की रात पाओ के जीवन की सबसे खास रात होने वाली है, क्योंकि आज एना फिट्ज का शव भी मॉर्ग में आ चुका है, जिसकी मौत ने पूरे स्पेन को हिला दिया था। एना फिट्ज पूरे स्पेन की बहुत मशहूर अभिनेत्री थी। पूरा स्पेन उसके लिए पागल था। लेकिन कल रात एक प्राइवेट पार्टी में एना फिट्ज का शव वॉशरूम में मिला। इतनी बड़ी अभिनेत्री की मौत से लोग और उसके फैंस बेहद सदमे में चले गए। एना फिट्ज का पोस्टमार्टम कल सुबह इसी अस्पताल में होने वाला है। तभी पता चलेगा कि कल रात उसके साथ असल में क्या हुआ था। जब पाओ ने उसका शव देखा तो खुद को संभाल नहीं पाया। उसने एना फिट्ज के शव की तस्वीरें खींचकर अपने दोस्तों को भेज दी। भले ही एना फिट्ज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके फैंस अभी भी उसे देखने की उम्मीद में बैठे हैं। एना फिट्ज इतनी बड़ी अभिनेत्री थी कि जिस अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम होने वाला था, उसका नाम भी गुप्त रखा गया है, ताकि उसके फैंस का हुजूम न लग जाए। लेकिन अब वह बड़ी अभिनेत्री का शव पाओ के सामने पड़ा है। कुछ देर बाद इवान और जाबी नाम के दो लड़के अस्पताल में आते हैं, जो अपने दोस्त पाओ से मिलने आए हैं। दोनों पाओ से मिलते हैं और उसे पार्टी में चलने को कहते हैं, लेकिन पाओ बताता है कि उसकी शिफ्ट रात 12 बजे तक है, इसलिए 1 घंटा खत्म होने के बाद ही वह जा सकता है। पाओ इवान और जाबी को बाहर पार्किंग में ले जाता है और अब तीनों साथ में शराब पीने लगते हैं। जैसे ही शराब का नशा इवान के सिर चढ़ता है, वह पाओ से एना फिट्ज के बारे में बात करने लगता है। उसका शव भी उसी अस्पताल में रखा है, इसलिए इवान पाओ पर जोर देकर कहता है कि वह एना फिट्ज का शव देखना चाहता है। पाओ साफ मना कर देता है, क्योंकि यह नियम के खिलाफ है और ऐसा करने पर उसकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन एना फिट्ज उस समय की सबसे बड़ी अभिनेत्री थी और साथ ही बेहद खूबसूरत भी, इसलिए इवान लगातार पाओ पर दबाव डालता रहता है कि वह उसे शव दिखाए। आखिरकार इवान के जिद के आगे पाओ हार मान लेता है, लेकिन कहता है कि यह बात कभी किसी को नहीं बतानी है। पाओ अपनी नौकरी को खतरे में डालकर इवान और जाबी को अस्पताल के मॉर्ग में ले जाता है, जहां आमतौर पर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। पाओ एक शव के पास खड़ा होकर कहता है, ये एना फिट्ज का शव है। इवान और जाबी इसे देखकर बेहद उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही पाओ शव से कपड़ा हटाता है, पता चलता है कि यह एना फिट्ज का नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत का शव है। इवान और जाबी डर जाते हैं, क्योंकि यह पाओ का एक गंदा मजाक था। अपने दोस्तों की हालत देखकर पाओ हंस पड़ता है। फिर वह दूसरे शव के पास जाता है। जैसे ही पाओ उस शव से कपड़ा हटाता है, पता चलता है कि यह सच में एना फिट्ज का शव है। वह सच में बेहद खूबसूरत थी। इवान उसकी सुंदरता देखकर अपना कंट्रोल खो बैठता है। एना फिट्ज के नंगे शरीर को देखने के लिए वह उसके सारे कपड़े उतार देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह उसके निजी अंगों को छूने लगता है। लेकिन जाबी को ये सब बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि किसी शव के साथ ऐसी अश्लील हरकत करना ठीक नहीं है। इवान पूरी तरह पागल हो जाता है। इतनी बड़ी अभिनेत्री उसके सामने है, इसलिए वह पाओ से कहता है कि वह एना फिट्ज के शव के और करीब रहना चाहता है। ये सुनकर जाबी डर जाता है और इवान को समझाने लगता है कि वह ऐसा कैसे सोच सकता है। लेकिन इवान अपनी काम वासना और नशे में जाबी को भी वही करने को कहता है और बोलता है, एक बार सोचो, स्पेन की सबसे मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री के साथ शारीरिक संबंध करोगे, चाहे वह जिंदा हो या मरी हुई, क्योंकि यह शव तो सिर्फ कुछ घंटे पहले मरा है। इधर पाओ इवान की बात सुनता है और उसके साथ हो जाता है। वह इवान को सलाह भी देता है कि मृत शरीर में नमी नहीं होती, इसलिए ये सब करने के लिए उन्हें अपना लार इस्तेमाल करना पड़ेगा। इवान पाओ से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता है, शायद उसने पहले भी किसी शव के साथ ऐसा किया होगा। तब पाओ मान लेता है कि हाँ, उसने एक बार 18 साल की एक खूबसूरत लड़की के शव के साथ ऐसा किया था, लेकिन अब तक एना फिट्ज के साथ कुछ नहीं किया। फिर इवान कहता है कि आज उसके सामने स्पेन की सबसे बड़ी अभिनेत्री है, इसलिए उसे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जाबी बार बार इवान को मना करता है, लेकिन इवान अब ठान चुका है कि वह एना फिट्ज के शव के साथ वो काम करेगा ही। पाओ भी उसे साथ देता है। अब इवान जाबी की कोई बात नहीं सुनता। वह अपने साथ रखा ड्रग्स निकालता है। फिर तीनों मिलकर ड्रग्स लेने लगते हैं। जब जाबी को दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, तब इवान एना फिट्ज के शव के पास जाता है और एक हिंसक जानवर की तरह उस मृत शरीर के साथ बलात्कार शुरू कर देता है। इधर जाबी लगातार पाओ को समझाता रहता है कि ये सब बिल्कुल गलत है, लेकिन अब पाओ भी नशे के कब्जे में है और जाबी की कोई बात नहीं सुनता। इवान के बाद जब पाओ की बारी आती है, तो पाओ भी उस मृत शरीर के साथ दुष्कर्म करता है। लेकिन उसके बाद जो हम देखते हैं, वह देखकर हम पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। हम देखते हैं कि एना फिट्ज फिर से जीवित हो गई है। वह सब कुछ महसूस कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन इतने घंटों जागने के बाद भी वह अपना उंगली तक नहीं हिला पा रही है। उसके साथ गलत हो रहा है, यह देख रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। पाओ अभी भी काम वासना में अंधा है और उसकी आंखें बंद हैं। लेकिन जब वह एना फिट्ज के चेहरे की तरफ देखता है, तो देखता है कि एना फिट्ज जाग गई है और डर से चीखने लगती है। पाओ की चीख सुनकर इवान और जाबी भी वहां आ जाते हैं। जब वे देखते हैं कि एना फिट्ज फिर से जीवित हो गई है, तो इवान पसीने से तर हो जाता है। एना फिट्ज जानती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। इवान और पाओ डर से कांपने लगते हैं। जाबी एना फिट्ज की मदद करता है, उसे कपड़ा ओढ़ा देता है। जाबी एना फिट्ज को पानी पिलाने
की कोशिश करता है, लेकिन इवान उसे रोक देता है। फिर वह गुस्से से फट पड़ता है क्योंकि जाबी अब एनाफिट्स को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है। इवान और पाओ अब डर गए हैं। अगर एनाफिट्स बाहर गई तो वह सबको बता देगी। फिर पाओ और इवान को आजीवन जेल हो जाएगी। पाओ को डर है कि अगर उसकी माँ को पता चला कि उसने एक मृत शरीर के साथ बलात्कार किया तो उसकी माँ जीते जी मर जाएगी। इसलिए इवान और पाओ एक प्लान बनाते हैं कि वे एनाफिट्स को फिर से मार देंगे, क्योंकि दुनिया की नजर में तो वह पहले से मरी हुई है। अगर वे उसे मार देंगे तो वे फिर से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन जाबी उनकी इस योजना का साथ नहीं देता और कहता है कि वह कभी भी उनका समर्थन नहीं करेगा। उन्हें अपने किए अपराध की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। तभी पाओ का एक और दोस्त वहां आता है। शव लाने के समय तीनों एनाफिट्स के शरीर को ढक कर छुपा देते हैं। असहाय एनाफिट्स मदद मांग रही थी, लेकिन वह अपने होंठ तक नहीं हिला पा रही थी, क्योंकि मौत से वापस आने के बाद उसका शरीर कई घंटों तक पूरी तरह ठंडा हो गया था। इसलिए वह अब अपना कोई अंग नहीं हिला पा रही थी। पाओ का वह साथी शव रखकर मॉर्ग बंद करके बाहर से ताला लगाकर चला जाता है। इधर जाबी एनाफिट्स डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन इवान उसे नहीं करने देता। तब गुस्से में जाबी इवान को मुक्का मार देता है। इवान भी गुस्से में जाबी को बुरी तरह पीटने लगता है। पाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इवान के हाथ से जाबी को छुड़ा नहीं पाता। जब इवान को होश आता है तो पता चलता है कि उसने जाबी को बहुत ज्यादा मार दिया है। जाबी के सिर से खून बहने लगा है। इवान जब होश में आता है तो अपने दोस्त जाबी से माफी मांगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। जाबी बहुत ज्यादा खून खो चुका है। एनाफिट्स ये दृश्य देखकर बेहद डर जाती है, क्योंकि जाबी ही एकमात्र अच्छा इंसान था जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। इवान और पाओ जाबी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वे कपड़े से जाबी का खून रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाबी के शरीर से खून लगातार बहता रहता है। इवान और पाओ मिलकर फर्श पर बिखरे खून को साफ करने लगते हैं। कुछ देर बाद पाओ का एक और दोस्त वहां आता है। वह पाओ से एनाफिट्स के शव के पोस्टमार्टम के बारे में बात करने लगता है। एनाफिट्स फिर से मदद के लिए पुकारना चाहती है, लेकिन इवान उसका मुंह दबा देता है। जब पाओ का दोस्त बाहर चला जाता है तो वे सोचते हैं कि अब जाबी को डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, लेकिन जब वे जाबी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि असहाय जाबी पहले ही मर चुका है। अपने दोस्त को मरा देखकर इवान पूरी तरह टूट जाता है। जाबी की मौत से दुखी एनाफिट्स उनसे कहती है कि इसकी सजा उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। अब इवान कुछ हद तक होश में आ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह पहले ही एक मृत शरीर के साथ बलात्कार कर चुका है और ऊपर से अपने दोस्त को भी मार दिया है। तब इवान पाओ को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वे जेल जाना चाहते हैं तो उन्हें अपने दोस्त जाबी का शव भी नष्ट करना होगा और फिर से एनाफिट्स को मारना होगा। पाओ अब बहुत डर गया है और इवान का साथ देने से मना कर देता है, लेकिन इवान उसे धमकाता है कि अगर वे पकड़े गए तो दोनों की खबर पूरे न्यूज चैनल और अखबारों में आएगी, और जब उसकी माँ को पता चलेगा कि उसके बेटे ने मृत शरीर के साथ बलात्कार किया तो शायद वह बहुत गर्व करेगी। इवान की वजह से पाओ बुरी तरह फंस गया है और अनिच्छा से ही इवान का साथ देने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एनाफिट्स अब समझ गई है कि वे उसे मार ही देंगे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वह स्ट्रेचर से गिर पड़ती है और जाबी के शव से फोन ले लेती है। वह अपने पापा को मदद के लिए फोन करती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। ठीक उसी समय इवान वहां आ जाता है और एनाफिट्स के हाथ से फोन छीन लेता है। जब इवान कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो समझ जाता है कि एनाफिट्स किसी को फोन कर रही थी, भले ही बोल नहीं पाई थी, लेकिन अब यह उनके लिए खतरा बन गया है। दोनों एनाफिट्स को दूसरे कमरे में ले जाते हैं। रास्ते में जाबी के फोन पर कॉल आता है जो एनाफिट्स के पापा का था। इवान कॉल रिसीव करता है और एनाफिट्स मदद के लिए चीखने लगती है, लेकिन पकड़ी जाती है। इवान कॉल काट देता है और कहता है गलत नंबर है। फिर जाबी का शव नष्ट करने के लिए वे कंटेनर लेकर बाहर चले जाते हैं। इवान के कहने पर पाओ एनाफिट्स के हाथ पैर बांधने लगता है ताकि वह भाग न सके। यहाँ एनाफिट्स पाओ से कहती है कि वह इवान के साथ न रहे, क्योंकि एनाफिट्स जानती है कि पाओ इवान जैसा खूनी नहीं है। इवान ने अपने दोस्त जाबी को मार दिया है, लेकिन पाओ ने कोई गलत काम नहीं किया। फिर वह खूनी के साथ क्यों है? इसका जवाब पाओ कहता है कि जाबी को जानबूझकर नहीं मारा गया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और उसे गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहिए। तब एनाफिट्स कहती है कि जाबी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। जब पाओ बाहर गया था तब उसने देखा था कि इवान ने जाबी की गर्दन दबाकर उसे मार दिया था। अब इस अपराध के लिए उसे उम्र कैद होगी। फिर पाओ क्यों ऐसा कर रहा है? वह खूनी के साथ है, जबकि एनाफिट्स जानती है कि पाओ इवान जैसा क्रूर नहीं है। पाओ कुछ देर सोचता है, लेकिन एनाफिट्स की बात पर यकीन नहीं करता और उसके मुंह पर टेप लगाकर चला जाता है। अब एनाफिट्स इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश
कोशिश करती है। वह मॉर्ग से बाहर निकलती है और जमीन पर लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगती है। पांव दूसरी तरफ खून साफ कर रहा था। तभी इवान मॉर्ग में कंटेनर लेकर अंदर आता है। वहाँ पहुंचकर देखता है कि एना फिट्ज नहीं है, वह भाग गई है। यह देखकर इवान पांव पर बहुत गुस्सा हो जाता है। पांव कहता है कि उसने एना फिट्ज के हाथ पैर बांध दिए थे, फिर भी वह कैसे भाग गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना फिट्ज जमीन पर लुढ़कते हुए आगे बढ़ रही है। तभी अचानक उसे इवान दिख जाता है जो उसे ढूंढ रहा था। एना फिट्ज चतुराई से उसके पास से छुप जाती है। वह एक लिफ्ट में घुस जाती है, लेकिन बदकिस्मती से लिफ्ट बंद होने से पहले ही इवान उसे पकड़ लेता है और फिर से मॉर्ग में घसीट कर ले आता है। इस बार इवान एना फिट्ज के गाल पर जोर से थप्पड़ मारता है। बढ़ते खतरे को देखकर इवान पांव से कहता है कि अब उन्हें तुरंत एना फिट्ज को मारना होगा, क्योंकि अब उसका शरीर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया है। इससे पहले कि वह यहाँ से भागे, उन्हें उसे खत्म कर देना होगा। लेकिन पांव तब जाबी की मौत का मुद्दा उठाता है और कहता है कि वह जानता है कि जाबी को इवान ने ही मार दिया था। एना फिट्ज पांव से कहती है कि जब इवान ने जाबी को मारा तब पांव आसपास नहीं था। इवान पांव से पूछता है कि उसने एना फिट्ज पर कैसे भरोसा किया और क्यों वह अपने दोस्त को मारेगा। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक्सीडेंट था। यहाँ इवान पांव से कहता है कि उन्हें एना फिट्ज को मारना होगा, लेकिन इस खून को ऐसे करना होगा कि कोई सबूत न रहे। पांव इवान को एक कपड़ा देता है, लेकिन इवान उल्टा वह कपड़ा पांव के हाथ में थमा देता है, क्योंकि वह पहले ही अपने दोस्त को मार चुका है। इसलिए ये खून पांव ही करेगा और अगर पकड़े गए तो दोनों साथ जेल जाएंगे। लेकिन पांव में हिम्मत नहीं है। असल में पांव इवान जैसा हिंसक नहीं है। फिर भी इवान जबरदस्ती पांव को एना फिट्ज की गर्दन दबाने के लिए मजबूर कर देता है। असहाय एना फिट्ज कुछ नहीं कर पाती और वहीं यातना में मर जाती है। इस तरह वे फिर से एना फिट्ज को मार देते हैं और उसे स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं। इवान पांव से कहता है कि वह एना फिट्ज का शरीर साफ कर दे। खुद वह बाहर जाकर जाबी का शव छुपा देता है। पांव इवान की बात मानकर एना फिट्ज का शरीर साफ करने लगता है। बाहर इवान जाबी का शव एक पुल के नीचे नाले में फेंक देता है। फिर वे वहाँ से निकलने लगते हैं। अचानक एना फिट्ज की आंखें खुल जाती हैं। हम सब चौंक जाते हैं, लेकिन अगले पल पता चलता है कि यह एना फिट्ज और पांव का प्लान था। असल बात यह है कि पांव एना फिट्ज की मदद कर रहा था। प्लान के मुताबिक जब एना फिट्ज को खतरा महसूस होगा तो वह मरने का अभिनय करेगी। चूंकि एना फिट्ज एक अभिनेत्री है, इसलिए उसके लिए यह बहुत मुश्किल नहीं था। एना फिट्ज का अभिनय देखकर समझ आता है कि वह स्पेन की इतनी बड़ी अभिनेत्री क्यों थी। इवान भी पूरी तरह उसके अभिनय से धोखा खा जाता है। इवान वापस आने पर पांव उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। इवान फिर से एना फिट्ज के शव की तरफ देखता है, लेकिन अभी भी नहीं समझ पाता कि एना फिट्ज जिंदा है। पांव उसे वहाँ से जाने को कहता है। इवान सब सबूत मिटाकर बाहर निकलने लगता है, लेकिन ठीक जब वह लिफ्ट में चढ़ने वाला होता है तभी उसे एहसास होता है कि उसका आईडी कार्ड कहीं मॉर्ग में छूट गया है। इसलिए उसे लेने फिर मॉर्ग में वापस आता है। पांव बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इवान वापस आ जाता है और उसे भयानक झटका लगता है, क्योंकि वह देखता है कि एना फिट्ज अब भी जिंदा है। अब वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, यहाँ तक कि चल भी सकती है। इवान पांव के विश्वासघात पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पांव एना फिट्ज के साथ मिलकर इवान को फंसाने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में उन्मत्त होकर इवान अपने दोस्त पांव की गर्दन दबाने लगता है। पांव इवान से बहुत कमजोर है, इसलिए खुद की मदद नहीं कर पाता और ठीक पांव के मरने के आखिरी पल में एना फिट्ज पीछे से इवान पर हमला कर देती है। वह कैंची लेकर इवान की गर्दन पर वार कर देती है और उसी से इवान मर जाता है। इवान को उस यातना में मरते देखकर पांव एना फिट्ज से पूछता है कि उसने इवान को क्यों मार दिया। वे तो वैसे भी वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन एना फिट्ज निर्दयता से वही कैंची पांव के पेट में घोंप देती है। पांव गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एना फिट्ज बार बार पांव के शरीर पर कैंची के वार करती है और आखिरकार उसे मार देती है। भले ही पांव इवान जैसा इतना हिंसक नहीं था, फिर भी उसने एना फिट्ज के साथ जबरदस्ती की थी। इसीलिए सारी चीजों के लिए जिम्मेदार पांव ही था, क्योंकि उसने एना फिट्ज की तस्वीरें खींचकर जाबी और इवान को भेजी थीं। उसने नियम तोड़कर उन्हें मॉर्ग तक ले आया था। इसलिए एना फिट्ज ने पांव पर कोई दया नहीं की। इस तरह एना फिट्ज ने अपने हत्यारों को अपने हाथों से खत्म कर दिया। उन्हें सजा मिल गई और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है। काम पर लगा हुआ